बच्चों, तो आज हम लोग आपके लिए वीडियो सॉल्यूशंस लेकर आए हैं अपने जेईई एडवांस 2025 के। और मैं आपके सामने पेपर 2 शुरू करूंगा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री पेपर 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे को ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अच्छा, एक बात बोलूं मैं आपको, एक एक क्वेश्चन को अगर आप समझते हुए करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पेपर एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं था। तो चलिए एलन के साथ सारे पेपर में सारे क्वेश्चंस को कैसे आसान बनाया जाए इसको लेके आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन वन ऑफ द लाइगेंड्स कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयन इज कन्वर्टेड टू। तो उसने क्या बोला है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट की बात हो रही है। किसका? सल्फाइड आयन के टेस्ट होगा। तो सल्फाइड आयन का सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के संग रिएक्शन होगा और हमें देखना है कोई एक लाइगेंड ऐसा है जो कन्वर्ट होगा, और वो किस में कन्वर्ट होगा वो क्वेश्चन का पार्ट है। तो अगर हम कह रहे हैं सल्फाइड टेस्ट हो रहा है और मुझे ये भी पता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आपको होता है Na2FeCN5NO। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये वाला हमारा NO जो होता है ना बच्चों, ये NO प्लस चार्ज वाला होता है। और जब ये सल्फाइड आयन से रिएक्ट करता है तो ये दूसरे लाइगेंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम NOS माइनस वाला देखते हैं। तो आप देख सकते हैं NO जो है प्लस चार्ज वाला लाइगेंड था, उसने सल्फाइड आयन से खुद को अटैच किया और एक नया लाइगेंड बन गया NOS माइनस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये क्या कन्वर्ट होने वाला है। मान लीजिए मेरे पास और भी Na प्लस रहे होंगे यहाँ पे, तो मैं इसको चाहूं तो ये बना सकता हूं Na4FeCN5NOS। जी हाँ बच्चों, ये बन गया क्योंकि इस पे टोटल 4 माइनस का चार्ज आ जाएगा इस पूरे हमारे कॉम्प्लेक्स पे। तो Na हमारे को 4 चाहिए +1 वाले। और मैं आपको बता दूं इसका एक्चुअली वायलेट कलर होता है। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, कौन सा ऐसा हमारा नया लाइगेंड बनने वाला है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ ICl, ClF3 एंड BrF5 रेस्पेक्टिवली गिव्स। मीन्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस पे पूछा गया है। आइए बात करते हैं एक बार प्रोडक्ट्स की। अगर हम ICl के हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मेरे पास ICl है, इसके अंदर जो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या है, दिस इज +1। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, जो यहाँ पर ऑक्सी एसिड बनेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयोडीन का, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ मिलेगा मुझे HiO, जिसे मैं H+ के रिमूवल के बाद क्या बोल सकता हूँ, IO-। तो IO- के कारण B और D ऑप्शन जो है ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर ClF3। अब ClF3 के अंदर जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 है। और अगर मैं +3 की बात करता हूं और इसका अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस करवाता हूं ClF3 का, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, ध्यान रखना जो ऑक्सी एसिड यहाँ पर बनेगा उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहना चाहिए, +3 रहना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा HClO2 का, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ दिस विल बी ClO2-। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर BrF5 की, तो BrF5 के केस में क्या होगा, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस यहाँ पर करता हूं तो यहाँ पर Br ब्रोमीन जो है ये मेरे पास क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो यहाँ फॉर्मेशन होगा HBrO3 का, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, दिस इज BrO3-। और यही जो स्पीसीज है ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्या है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स P, Q, R and S आर द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंसेस गिवन बिलो। तो कुछ रिएक्शन सीक्वेंसेस दी हुई हैं और मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे P, Q, R, S यहाँ पे बनाते हुए दिखाए जा रहे हैं। कुछ रिएजेंट्स का इन्होंने सीक्वेंसेस दे रखे हैं, तो हमें सारे रिएक्शंस करने हैं। फाइनली P बनाना है, Q बनाना है, R बनाना है, S बनाना है। और ध्यान देने वाली बात है, ये सारे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, द प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स इज। तो हमें वो वाला प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें सबसे ज्यादा
अनसैचुरेटेड कार्बन हम काउंट करके देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला वाला देखते हैं। अब देखिए Br2 रेड फॉस्फोरस। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सीधे सीधे हमें पता है हेल वोलार जेलिंस्की। जी हाँ बच्चों, HVZ रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और HVZ रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा यहाँ पे बच्चों तो फाइनली क्या लिखूंगा, आप भी बोलेंगे सर हाँ हमें तो ब्रोमो लगाना है, कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चे, तो मैं इसमें ब्रोमो लगा देता हूं। तो ये अल्फा ब्रोमो बन जाएगा। अब अल्फा ब्रोमो जैसे ही मैं देखने पे आया, या फिर एक काम करता हूं बच्चों, मैं इस पर ना पाई बॉन्ड ही बना के दिखाता हूं, तो जिससे कि आपको बेटा समझने में और मजा आएगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड मैंने बना के यहाँ पे दिखा दिया और ये मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर देखना चाहूँ यहाँ पे तो नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स अगर मैं गिन के दे दूं आपको यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको दिखाता हूँ यहाँ से। नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन, 6 तो ये हो गए बेंजीन के और 1 ये हो गया, टोटल इतने ही है, तो टोटल हो गए हमारे 7। तो पहले वाले में जो हमें रिएक्शन सीक्वेंस दिया है जहां पे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड P बना है, उसमें नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन हो गए हमारे 7। अब दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। यहां पर मुझे दिया है बेंजल्डिहाइड और दिया है एसिटल्डिहाइड, एक्वस NaOH दिया हुआ है। तो देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम क्या देखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे। अगर मुझे एल्डोल कंडेंसेशन करनी है तो आपको पता है यहां से पहले अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, इनोलेट बनेगा, इनोलेट इसको अटैक करेगा, फाइनली यू कैन सी मैं यहां पे सबसे पहले इसका एल्डोल बनाता हूं। अगर मैं इसका एल्डोल बनाऊंगा बच्चों तो बहुत आसानी से मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं। पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे ये एल्डोल स्टेबल नहीं है, इसका डिहाइड्रेशन बनते ही पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। डिहाइड्रेशन होते ही पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, और 293 केल्विन उन्होंने दे भी रखा है। तो फाइनली मैं इसका डिहाइड्रेशन कर दूंगा और ये क्या बनाएगा, ये बोलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और यहां पर अगर मैं देखूं नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स, ये कितने आ जाएंगे, 6 तो ये बेंजीन रिंग के हो गए, 7 8 9, तो टोटल 9 यहां पे आ जाएंगे। तो ये बात तो पक्की हो गई, P से ज्यादा तो भैया Q के हैं, नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स 9। अब हम आएंगे इस R वाले के लिए। तो चलिए R वाले के लिए तो मेरे को जगह यहां पे नहीं मिल रही है, मैं ऐसा करता हूं नेक्स्ट वाले पे दिखाता हूं। पहली बात, बेंजीन रिंग के संग हमें C ट्रिपल बॉन्ड CH मिला हुआ है, NaNH2 से नो डाउट हमारा ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और फिर यहां से लगेगी हमारी ये, एक तरह से देखा जाए जब हम कहते थे ना कि हमें कैसे एल्कीन को हायर एल्कीन में कन्वर्ट करना है, उसमें नया एल्काइल ग्रुप कैसे लगाना है, बेसिकली यहां पर ये बातचीत हो रही है। तो चलिए इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाके दिखा देता हूं। अब हमारे को क्या दिया गया था, मैं दोबारा से लिखता हूं बच्चों, ये दिया गया था। अब मैंने यहां पे NaNH2 लिया, नो डाउट यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड CH जो है हमारे पास, उस पर निगेटिव चार्ज आ गया, इसने H+ इससे ले लिया। अब यहां पर मेरे पास कौन सी मुझे दिया हुआ है, यहां पे एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड को मैं यहां से ले लेता हूं। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो यू नो वेरी वेल हमारे को क्या मिलेगा, पूरा बना के दिखा देता हूं मैं आपको ये भी। अब मैं कार्बन साथ में रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। टोटल कार्बन भी हमारे इतने ही है, सारी चीज देख ली हमने। देखिए 6 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 10 11। एक्चुअली मैं बार बार इसलिए काउंट करता हूं कि बच्चों कई बार एग्जामिनेशन में करते हुए हमसे ये भी गलतियां हो जाती हैं। अब एक और रिएजेंट हमारे को दिया हुआ है, ये रिएजेंट दिया हुआ है Hg2+ और वाटर।
आपको तो पता ही है, फेवरेट है, एसिडिक मीडियम में Ag2+ लेकर आएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का पहले तो हाइड्रेशन होगा, फिर हमारी टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। देख लेते हैं क्या बनेगा। अब टॉटोमेरिज्म इसकी वजह से मैं कराऊंगा तो फाइनली मुझे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो ये है। अब मुझे नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स किन के बताने हैं। तो नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन यहां पे कितने हो जाएंगे? 6 तो देखो बेंजीन के हो गए, वो तो इंटैक्ट है। 7, वेरी गुड। 8 और 9, 9 हो गए बच्चों। तो देख लीजिए नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स यहाँ पे हो गए हमारे 9। और ये बातचीत किसकी हो रही है? हमारी आर की। ये हमारे पास आर है और पहले हमारे पास क्यू आया था। अच्छा, क्यू में भी 9 थे। अरे वाह, मजे की बात है, हमारे पास क्यू में भी 9 थे, पर पी में हमारे पास केवल 7 थे। अब मुश्किल की बात ये आ चुकी है कि हमें इसमें भी अब देखना है, इन दोनों में टाई हो गया, और टाई तो मेरे ख्याल से होगा नहीं इस सेक्शन में। चलिए, उम्मीद अब इससे जगी हुई है। अब मेरे पास ये दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हमें ओजोनलिसिस करनी है। ओजोनलिसिस करेंगे और रिडक्टिव ओजोनलिसिस करेंगे। रिडक्टिव ओजोनलिसिस करेंगे तो देखिए उसके बाद CH3 MgBr 2 इक्विवेलेंट्स लिया है। चलिए उसको देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो मेरे पास सबस्ट्रेट जो दिया है उसको मैं येलो से बनाता हूं। तो मुझे सबस्ट्रेट तो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे ओजोनलिसिस करनी है। तो रिडक्टिव ओजोनलिसिस मैं करूंगा। तो यहां से ब्रेक कर देते हैं इसको। ये बन गया। रिडक्टिव ओजोनलिसिस से हमारे को ये मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करना है? CH3 MgBr के 2 इक्विवेलेंट्स चाहिए। देखो बच्चे, 2 इक्विवेलेंट्स चाहिए तो सिंपल सी बात है, यहाँ टर्शियरी अल्कोहल बनेगा या सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। वी हैव नो बेटर ऑप्शन देन दिस। तो इसको बना के दिखा देते हैं। कार्बन हमारे कम, अरे कार्बन कुछ एक कम रहेगा क्या? एक सेकेंड देखता हूँ। यहाँ पे ये कार्बन आया, ठीक है, ये तो सही है। और यहाँ पे अच्छा ठीक है, अब आएगा ना, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे CH3 MgBr लेकर आते हैं और ये 2 इक्विवेलेंट्स है ना। तो यहाँ पे भी इसका कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से मेरा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये बन गया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एसिडिक मीडियम में इसको हीट कराया। एसिडिक मीडियम में हीट कराएंगे तो नो डाउट डिहाइड्रेशन होगा। देख लो बच्चे की बात यह है, जब यहां पहली बार एसिडिक मीडियम में इसको प्रोटोनेट करके इसका लीविंग ग्रुप निकलेगा तो जो मेरा कार्बोकेटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी का भी मुझे ख्याल रखना है। नो डाउट यहां हाइपोकॉन्जुगेशन ज्यादा है। हाइपोकॉन्जुगेशन इस कार्बोकेटायन पे कितनी है? 3 ही है, 3 ही और 1 है, 7 हो गई। पर अगर मैं जैसे यहां पे प्लस चार्ज लेकर आता हूं तो मुझे हाइपोकॉन्जुगेशन में 1 हाइड्रोजन यहां मिलेगा और बेंजीन रिंग भी मिलेगी। मैं ये सोचता हूं कि यहां पर ही आना चाहिए प्लस चार्ज और यहां पे एल्कीन बननी चाहिए। उससे हमें कहीं ना कहीं फायदा यह है कि काफी स्टेबल एल्कीन भी हमें मिलेगी। इधर डिहाइड्रेशन करेंगे, नो डाउट इधर आ जाएगा, जिससे कॉन्जुगेटेड ये आपकी एल्कीन बनेगी। तो डिहाइड्रेशन करा के फटाफट प्रोडक्ट बना के दे देता हूं मैं आपको। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, और ये एल्कीन बननी चाहिए और ये एल्कीन बननी चाहिए। तो फाइनली अगर मैं नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम गिनूं तो 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएंगे। मैंने आपको बोला था ना, लास्ट वाले से मुझे उम्मीद ज्यादा है। नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन हो जाएंगे हमारे 10।
और ये था हमारा S। तो ये हमारे पास S था। S के अंदर नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन आ गए हमारे 10। तो 10 शुड बी द हाईएस्ट वन। तो हमारे को जो ऑप्शन पूछा गया है, द प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स इज, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मार्क करने में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि एस ऐसा प्रोडक्ट बना जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स आए 10। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, हालांकि डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, पर रिएक्शन सीक्वेंस में घूम के चलना एक्चुअली मजेदारी की बात यही है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है। द करेक्ट रिएक्शन या रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड प्रोड्यूस अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। तो हमें रिएक्शन सीक्वेंस पहचानने हैं और इसमें देखना है कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देगा। हमारे पास NaCN है, NaCN है, बहुत इजीली हम देख सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेगा, Cl की जगह CN आ जाएगा। अगर मैं Cl की जगह CN लेकर आता हूं, चलो येलो कलर से देता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की है, मतलब ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अभी भी नहीं करना चाह रहा। तो यहां पर मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, अमाइड बनेगा। और जब मैं एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस करूंगा, देखिए मजाक समझिए इसको, फाइनली इसको हाइड्रोलिसिस तो कंप्लीट ही करनी है, पर एक बार इसने पार्शियल हाइड्रोलिसिस के लिए भी रिएजेंट दे दिया। छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रख के चलनी पड़ेंगी, तभी हमारा आंसर हमेशा बेस्ट आएगा। तो इसको देख लेते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अब करा देंगे एसिड मीडियम में। अब ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गई तो ये COH बनेगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो गई, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, और इस फाइनल प्रोडक्ट में क्या मेरे को डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये तो ऑप्शन हमारा सही नहीं बनेगा। ठीक है, अब इस वाले को देखते हैं। ब्रोमीन वाटर में, ब्रोमीन वाटर में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना है। आपको पता है ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। और फाइनली मैं इसको आंसर के फॉर्म में अगर दूंगा तो ये दूंगा, जी हाँ बच्चों, ये बन रहा है हमारा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड बन गया, पर ग्लूकोनिक एसिड में एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। तो डाइकार्बोक्सिलिक यहां भी नहीं बना, ये भी मेरे रूल आउट हो गया ऑप्शन। इसको देखेंगे, हमें दिया हुआ है KOH ETOH, मतलब एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक OH आपको पता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करेगा, तो पहली बारी में जो मेरा बनेगा वो मैं बना के दिखा देता हूं, ये बन जाएगा। पर इसके बाद हमें KMnO4 एसिड मीडियम में दिया हुआ है, मतलब आप ये सोचिए ये रिंग तो टूटेगी और वो ऑक्सीडाइज भी हो जाएगी, तो जो भी इसके टर्मिनल्स बनने वाले हैं रिंग टूटने के बाद वो सब ऑक्सीडाइज होंगे। एक्चुअली इसका काम क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्कीन को ब्रेक भी करता है और वहां पे उनके एंड्स पे उसको ऑक्सीडाइज भी करता है अप टू मैक्सिमम लेवल, मतलब दोनों जगह यहाँ COH आ जाना चाहिए। तो मैं लिख के दिखा देता हूं बच्चों, अगर KMnO4 मेरे पास दिया हुआ है, एसिडिक KMnO4, भैया बहुत ज्यादा पावरफुल आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, और ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, ये आ गया। इसको एक्चुअली मुझे याद है, नाम इसका एडिपिक एसिड। क्या ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है? जी हाँ, ये बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑप्शन डी को भी बिना सॉल्व किए क्यों छोड़ते हैं, हालांकि मुझे पता है ऑप्शन सी आंसर आ गया है। ये है हमारा क्या, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड हमारा ऑक्सीडाइज करेगा यहाँ पे, और फाइनली इसको क्या बना देगा, ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा? जी नहीं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ नहीं है, CH2OH को COH में कन्वर्ट किया, कीटोन को एज इट इज छोड़ा, ये अभी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो ऑप्शन सी, जैसा कि मैं बोल चुका हूं, आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको पसंद आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। एक एक क्वेश्चन का अगर अच्छा एक्सप्लेनेशन देखना है तो कहीं नहीं जाना है, LNJ यूट्यूब चैनल पे बने रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज आर, मीन्स यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं। मीन्स एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस अप्रोचेस जीरो मोर रैपिडली देन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अ पॉइंट डाइपोल एंड अ पॉइंट चार्ज।
एज द डिस्टेंस बिटवीन देम अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं आयन आयन की इंटरेक्शन की बात करता हूं, अगर मैं आयन आयन की इंटरेक्शन की बात करता हूं, तो जो आपका एनर्जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहीं पर मैं बात करता हूं आयन डाइपोल के लिए, तो आयन डाइपोल के केस में क्या होगा, यही जो एनर्जी है दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻²। तो मीन्स यहां पर अगर बोला जाए आपको कि मोर रैपिडली, देखिए द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस अप्रोचेस जीरो मोर रैपिडली, तो यहां पर पॉइंट चार्जेस के लिए मोर रैपिडली अप्रोच नहीं करेगा ये जीरो को, इसलिए ये ऑप्शन ए जो है ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स दैट आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r हैज 1/r⁻³ डिपेंडेंस। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, यहां पर गिवन है रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स होता तो ये डिपेंडेंस करेक्ट हो जाता, पर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में जो डिपेंडेंस आता है दिस इज 1/r⁻⁶, मींस ई जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁻⁶ के, इसलिए बी ऑप्शन जो है ये यहां पर क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। चलिए बात करते हैं ऑप्शन सी की, द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जी हां, ये बात एकदम सही है, बिकॉज थर्मल मोशन हैज नो इफेक्ट ऑन एवरेजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात हमें यहां पर ध्यान में रखनी है। ऑप्शन डी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर इवन दो नाइदर हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। मींस यहां पर बात हो रही है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की, जिसमें दोनों ही स्पीसीज क्या होती है, नॉन पोलर स्पीसीज होती है, बट उसके अंदर भी हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन जो मेरे पास है ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो जो गिवन क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड्स विद pH बॉन्ड्स इज R, मीन्स जो गिवन आपके सामने जो स्पीसीज है इसमें से किसके अंदर आपको यहाँ पर pH बॉन्ड जो है वो देखने को मिलता है। आइए एक बार थोड़ा सा ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास दैट इज H3PO4। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो P डबल बॉन्ड O, एक OH ग्रुप यहाँ पर, एक OH ग्रुप यहाँ पर और एक OH ग्रुप जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स सर इसमें तो pH बॉन्ड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट मेरे पास है बी ऑप्शन दैट इज H3PO3, और अगर मैं इसकी बात करता हूं मींस H3PO3 की बात करता हूं तो यहां पर अगेन P डबल बॉन्ड O, एक OH ग्रुप यहां पर आएगा, एक OH ग्रुप यहां पर आएगा और एक यहां पर क्या आ जाएगा, एक pH बॉन्ड जो है ये आपको यहां देखने को मिलता है। तो सर ऑप्शन बी जो है ये मेरे पास यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं दैट इज H4P2O7, तो यहां पर आपको P डबल बॉन्ड O, अगेन P डबल बॉन्ड O, एक OH ग्रुप यहां पर, एक OH ग्रुप यहां पर, एक OH ग्रुप यहां पर, एक और OH ग्रुप यहां पर और एक आपको POP लिंकेज देखने को मिलता है, बट pH बॉन्ड यहां भी देखने को नहीं मिलता। तो यहां पर सी ऑप्शन जो है ये भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास डी ऑप्शन की दैट इज H3PO2, और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो P डबल बॉन्ड O, एक OH ग्रुप आएगा और यहां पर दो pH बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो बी जो गिवन क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों एक और बढ़िया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इन द पेपर 2। केमिस्ट्री सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 पेपर 2 में देख रहे हैं। ये ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आया है। फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। रिएक्शन सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, इन्होंने एक मतलब साइक्लिक रिंग अटैच्ड है हमारी बेंजीन रिंग के संग, एसिडिक KMnO4 के संग रिएक्शन कराया। नो डाउट ये दोनों एंड्स जो भी हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है। आपको पता है एसिडिक KMnO4 के प्रेजेंस में अगर हम अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स लेकर आ रहे हैं तो देखिए एसिडिक KMnO4 के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्काइल ग्रुप्स हम लेकर आए हैं। नो डाउट जैसे मैं यहाँ पे ये रिएक्शन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहां भी COH मिलेगा और यहां भी COH मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड मिल गया। अब अमोनिया को लेकर आए हैं हम और हमने हीट किया है। ठीक है, अमोनिया को लेकर आए, हीट किया और फाइनली मेरा बना ये X। ठीक है, और
X अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो ठीक है, अभी तो केवल मैं अमोनियम सॉल्ट ही बना सकता हूँ, बाकी तो यहाँ पे H2O निकालें। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे H2O निकाल भी दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों काम एक साथ ही कर देता हूँ, क्योंकि अच्छा एक बात है, यहाँ पे इन्होंने हीट किया, केवल वाटर निकाला, फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग फिर की है इन्होंने, तो मेरे को लगता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग वाला पार्ट अभी छोड़ देते हैं, अभी केवल अमोनियम सॉल्ट ही बनाते हैं। तो अमोनियम सॉल्ट अगर बनाएंगे तो मुझे फाइनली क्या मिलने वाला है, ये हो गया। पर इन्होंने -H2O भी चाहिए ही चाहिए, तो -H2O और कर लेते हैं, यहाँ पे -2H2O कर देते हैं, तो दोनों अभी अमाइड ही बनाते हैं इसके। तो ये आ गया मेरे पास X सबको समझ में आ गया। अब X को बनने के बाद हमें करनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देते हैं भाई इसकी। फाइनली हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, अब मेरे पास मिलेगा थैलेमाइड। तो ये हो गया हमारा थैलेमाइड, ये था थैलिक एसिड, ये उसका सॉल्ट हो गया अमोनियम सॉल्ट, उसको हीट किया तो दोनों जगह एमाइड्स आ गए, ये X बन गया था। अब स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे बन गया हमारा थैलीमाइड। अब थैलीमाइड का देखो इथेनॉलिक KOH, मतलब हम वो जानते हैं ये H+ एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये इथेनॉलिक KOH लेकर आएंगे, यहां से H+ लेकर चले आएंगे। H+ लेके जाने के बाद RBr, बिल्कुल वही गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैं सीधे ही फटाफट H हटा के यहाँ पे लगा देता हूं, तो ठीक है, जैसे ही मैं यहां लिखूंगा इथेनॉलिक KOH और साथ में मैं RBr भी लिख देता हूं बच्चों, मेरे पास फाइनली जो बन के आने वाला है फिर वो ये है। ये बन गया, अब ये तैयार है NaOH के संग जाने के लिए। जी हाँ, फाइनली मुझे यहां से अमीन मिलनी है और मुझे मिलना है कुछ एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए देखते हैं एक्चुअली क्या क्या बन गया यहां से। X वगैरह हम आइडेंटिफाई कर चुके ना, ये हमारा Y है ना, ठीक है, नहीं Y है, सॉरी। अब NaOH से रिएक्शन करा के ये मुझे देगा ये हमारी ये प्राइमरी अमीन। ये कह रहा है एक एरोमेटिक कंपाउंड बना और एक Z बना, तो मैं तो भैया इसी को Z बोलूंगा और ये मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, चलिए अब सारी चीजें पहचान ली हमने, एक एक करते हैं। ये हमारा X है, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा Y है, ये हमारा Z है और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। चलिए क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं देखते हैं। बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। भैया इसमें ऑक्सीजन है, हाँ है, इसमें ऑक्सीजन है, हाँ है, बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा ये। Y on heating with CHCl3 KOH forms isocyanide। Y कहाँ गया हमारा, Y यहाँ है। भैया ये प्राइमरी अमीन है, नहीं है भैया, कार्बाइल अमीन टेस्ट देना चाहता है, ठीक है, कार्बाइल अमीन टेस्ट कैसे मिलेगा यहाँ पे, ये तो नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। Z रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, Z आ गया हिंसबर्ग रिएजेंट, बिल्कुल सही बात है, हिंसबर्ग टेस्ट हमारा मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। Z इज एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, अरे भैया एरोमेटिक नहीं है ये, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये सिंपल एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, कहीं से भी मैं नहीं पहचान सकता क्योंकि इसने दिया था RBr, R के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता इसके बारे में कुछ भी। और बस एरोमेटिक कंपाउंड तो दूसरा हमारा, तो बस इसमें ही आंसर यही देना, ऑप्शन A एंड C, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे A, C। इसने हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमारा A भी है, C भी है, B और D को करेक्ट हम नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऑर्गेनिक का बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर।
तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, देख रहे हैं यहाँ पे वेज दिया है, ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, इसकी कॉन्फिगरेशन फिक्स करके दी है। जे एडवांस ऐसे क्वेश्चन खूब देता है, मुझे बढ़िया लगते हैं क्वेश्चन। फिर इन्होंने क्या किया है, इस एस्टर ग्रुप को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिड्यूस किया है और बना दिया पी। चलिए इतना तो बना ही देते हैं हम लोग भी पी। जब ये पी बनेगा तो कैसा लगेगा, ये पी बनाया हमने। अब अच्छा, इसको तो मुझे पहले रिड्यूस भी करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे इतना सब देने का अधिकार ही नहीं बचा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर बनाऊंगा तो सीधे ही इसको OH दे देता हूँ बस, और यहाँ पे जो इन्होंने किया हुआ है वेज वाला काम वो मैं पूरा रखता हूँ और इसको बना देता हूँ PH, और ये जो कार्बन है इसको दे देता हूँ OH। ये हमारा रिडक्शन होके आ गया। कार्बन गिन लेते हैं भैया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, बाकी तो सब सेम है। 1 2 3 4 5, बढ़िया। कार्बन गिनते रहना चाहिए, बीच में कार्बन गायब ना हो जाए। ठीक, ये हमारा हो गया पी, ये पी बन गया। अब पी का इन्होंने क्या किया है, CrO3H2SO4 ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज किया है। ऑक्सीडाइज करके ये दोनों ही अल्कोहल है, ये बड़े आराम से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे, तो ऑक्सीडाइज होकर दोनों जगह COH आ जाएगा। तो एक काम करेंगे, इसको COH लिख लेते हैं, इसको भी COH लिख लेते हैं, और फिर से वेज को तो भैया पूरी इज्जत देंगे ही देंगे हम, और ये बन गया PH। ये हो गया मेरा Q। ठीक है, ये हमारा Q हो गया। और अब सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, कुछ खास नहीं बचा इसमें, तो सोडा लाइम वाला डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो ये खत्म, ये बना ये। ठीक है, एक कार्बन कम हो गया यहाँ से, ये भी बना ये भी एक कार्बन खत्म हो गया यहाँ से। हाँ, तो मैं इसको फिर ऐसे ही लेके आता हूँ, ये हो गया। तो ये बन गया मेरा R, ये बन गया मेरा R। तो कार्बन एटम वो दोनों खत्म हो गए, एक कार्बन, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बनेगा। अब मैं S तक भी पहुंच जाता हूँ, P से S तक पहुंचना है, H2SO4 443 केल्विन। जी हाँ, ये तो डिहाइड्रेशन कराएंगे। तो डिहाइड्रेशन अगर कराएंगे तो इसको देखते हैं क्या बनेगा। डिहाइड्रेशन जब मैं कराऊंगा तो देखने वाली बात यह है कि अगर मैंने एल्कीन यहाँ बनाई तो मजेदारी की बात नहीं है, कॉन्जुगेशन में भी नहीं आ पाए और ये रीअरेंजमेंट भी करना चाहता है। यहाँ बनाई, अच्छा यहाँ पर भी वही कष्ट है, दोनों जगह सेम लोग हैं, तो एक जगह तो कॉन्जुगेशन दे देते हैं भाई, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक जगह कॉन्जुगेशन देने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा। ये बन पाएगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, यही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस क्या दिए हैं इसके बेस्ड, इस पर भी बात कर लेते हैं। P इज ऑप्टिकली एक्टिव, P इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो एसिमेट्रिक कार्बन ही नहीं है, और कहीं एसिमेट्रिक कार्बन है नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, नो एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है। एज गिव्स बेयर्स टेस्ट, एज गिव्स बेयर्स, हाँ अनसैचुरेशन है, बेयर्स टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। Q गिव्स एफर्वेसेंस विद एक्वस NaHCO3, Q में कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, बिल्कुल देंगे। R इज एन एल्काइन, R इज एन एल्काइन, नहीं R तो कोई एल्काइन है ही नहीं, ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, एक बार हमने ये सब बना लिया तो फिर तो ये कहना बड़ा आसान है कि आंसर क्या आ जाएगा। आंसर मुझे करेक्ट स्टेटमेंट से बताने हैं, वो है B and C। B and C आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल विच फॉर्म्स अ क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, CCP लैटिस बना रहा है विद एन एक्सियल डिस्टेंस, एज लेंथ दी गई है, कितनी दी गई है, इक्वल्स टू 400 pm। ठीक है, इस पूछा गया है यूज एटॉमिक मास ऑफ मेटल 105.6 AMU और एवोगाड्रो कांस्टेंट 6 दिया गया है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन अपने पास कौन सा आ गया है, सॉलिड स्टेट का आ गया है। यहाँ पे डायरेक्टली अपने को डेंसिटी पूछी गई है, तो डेंसिटी क्या होता है भाई, Z इंटू M अपॉन Na इंटू
ए क्यूब, क्योंकि यहाँ पे CCP दिया गया है तो डायरेक्टली अपन Z क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 4 बोल सकते हैं। M यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है कितना, M की वैल्यू दे रखी है 105.6। Na की वैल्यू अपन को पता है कितनी दी गई है यहाँ पे 6 × 10⁻23। ए क्यूब निकालने के लिए आपको एज लेंथ दिया गया है, एज लेंथ कितना दिया गया है 400 पिकोमीटर दिया गया है। अपन को इसका यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ए क्यूब बन जाएगा अपने पास, दैट इज 64 × 10⁻³ मीटर क्यूब। लेकिन अपन को यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो अपन चलो इसको जब यहाँ पे रखेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो डेंसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 4 × 105.6 अपॉन 6 × 10⁻23 इंटू 64 × 10⁻24, क्योंकि अपन को यहाँ पे आंसर किस में निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, वहां पे मीटर क्यूब में दिया गया है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। 4 1 हो गया यहाँ पे, 4 6 24 हो गया है, 16 गया, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 6.6, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1.1, 10⁻23, 10⁻24, 10⁻⁻1 बन गया। ओवरऑल डायरेक्टली सॉल्व करके इसका आंसर क्या आ जाएगा 11.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पेपर 2 का केमिस्ट्री का। द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम आयोडेट in an aqueous solution prepared by mixing 200 ml of 0.010 molar barium nitrate with 100 ml of 0.10 molar sodium iodate is x into 10⁻⁻6 mole per dm cube. The value of x is, use solubility product constant Ksp of barium iodate is equal to 1.5 in 10⁻⁹। चलो कोशिश करते हैं इसको करने की। यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया है बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट मुझे कितना मिला है, चलो इसको देखते हैं। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, मुझे मिलीमोल्स मिल जाएंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 2 मिलीमोल्स, ठीक है। 2 मिलीमोल्स मिला है मुझे बेरियम नाइट्रेट। साथ में मिला है मुझे सोडियम आयोडेट 100 ml 0.10 मोलर, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये हो जाएगा मेरे पास 10 मिलीमोल्स, ठीक है। टोटल वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 300 ml, ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको अपना लिख के इक्वेशन। बेरियम नाइट्रेट, सोडियम आयोडेट, फिर क्या बना रहे हैं इससे, बेरियम आयोडेट, ठीक है। फिर सोडियम नाइट्रेट तो बन ही जाएगा, तो इसको ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास थे 2 मिलीमोल्स और ये मेरे पास है 10 मिलीमोल्स। नो डाउट लिमिटिंग रेंज ये होगा, ये खत्म हो जाएगा। जब ये 2 मिलीमोल्स खत्म होंगे, इसके 4 मिलीमोल्स खत्म हो जाएंगे, ये 6 मिलीमोल्स बचा रह जाएगा और ये बनाएगा आपका 2 मिलीमोल्स, ठीक है। अब बेरियम आयोडेट का उसने Ksp वैल्यू दी है, मतलब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये आपका क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी हमें, ठीक। अगर मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी जो भी 2 मिलीमोल्स में से कुछ भी S सॉल्युबल है, वो यहां आ जाएगा S। शुरू में मैं ये बताना चाहता हूं, बेरियम 2+ तो मान लीजिए यहां से नहीं मिला और शुरुआत में कहीं भी सॉल्यूशन में था ही नहीं। बेरियम नाइट्रेट कंप्लीटली खर्च हुआ, केवल बेरियम आयोडेट में बेरियम 2+ है। पर आयोडेट जो थे वो यहां बचे रह गए थे, और जो आयोडेट यहां बचे रह गए वो 6 मिलीमोल्स थे और वॉल्यूम क्या था उनका, वो वॉल्यूम था टोटल 300 ml। तो अगर मैं 6 मिलीमोल्स को 300 ml में रखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, बेसिकली मुझे आयोडेट यहां पे जो मिलेगी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वो मिलेगी 6/300 1/50 0.02 मोलर।
ये मुझे मिल गई आयोडेट कंसंट्रेशन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी जो हमें यहां पे देखनी है, सपोज वो S है, तो जाएगा S, ये हो जाएगा S प्लस 0.02 मोलर। ठीक है, KSP की वैल्यू उन्होंने दे ही रखी है हमें, सीधे सीधे KSP की बात करेंगे यहाँ पे। तो KSP वाली बात मैं दूसरे कलर से करता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास Ba2 प्लस आयोडेट माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP। आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP हो जाएगा फॉर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। तो ये आ जाएगा मेरे पास S इंटू S प्लस 0.02 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.58 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब मैं यहां आसानी से कह सकता हूं इफ एज्यूमिंग, ठीक है, हमने क्या किया है, अज्यूम किया है S इज वेरी वेरी लेस देन 0.02, सॉरी यहाँ 2S आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेरा ट्वाइस आयोडेट बन रहा है। ये 2S होगा क्योंकि अगर S सॉल्युबल होगा तो S तो बेरियम 2+ देगा, ट्वाइस ऑफ आयोडेट देगा, और यहां पर भी मैं देखूंगा इसका 2S बनेगा। ठीक है, और एज्यूमिंग 2S इज वेरी वेरी लेस देन 0.02। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ इसकी, तो मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पे S इंटू 0.02 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.58 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, तो S इज इक्वल टू 1.58 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 4 इंटू 10⁻⁴। तो इसको किस टर्म्स में चाहिए, 10⁻⁶ के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 15.8 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁶, ये आ गया मेरे पास सॉल्युबिलिटी मोलरिटी के टर्म्स में। अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब तो सीधे से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यही मेरी एक्स की वैल्यू है, तो सीधे से लिख दूँ, implies x is equal to 4 3s are 12, 3.95। तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 3.95। तो 3.95 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Adsorption of phenol from its aqueous solution onto fly ash obeys Fresnel isotherms at a given temperature from 10 mg and 16 mg per gram aqueous phenol solution। ठीक है, the concentration of adsorbed phenol are measured to be 4, ठीक है, and 10 respectively, इसके respect में। ठीक है, at this temperature the concentration of adsorbed phenol from 20 aqueous solution of phenol will be। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। डायरेक्ट आइसोथर्म का अपने पास एक फॉर्मूला पता है अपन को, कौन सा फॉर्मूला होता है, याद करते हैं, x/m इज इक्वल्स टू kp 1/n। यहां पे अगर प्रेशर होता तो p लिख देते, यहां पे कंसंट्रेशन है तो अपन को p की जगह c भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक बार अपन दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log x/m क्या बन जाएगा, log k प्लस 1/n log p या c, क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन है, एक्वस सोल्यूशन है, इसीलिए। पहले केस में अगर अपन देखेंगे तो रेस्पेक्टिवली ये 4 मिलीग्राम पर जी दिया गया है और इसके रेस्पेक्ट में कितना है, 10। ठीक है, एक बार वैल्यूज दो इक्वेशन बना देते हैं, कैसे करते हैं आगे देखते हैं। x/m यहां पे अपने पास हो जाएगा पहला केस, log 4 इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n और 4 के रेस्पेक्ट में कितना है, log 10। ठीक है भैया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा यहां पे अपने पास केस दिया गया है कि यहां पे 16 mg पर ग्राम है, किसके रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में। तो दूसरी इक्वेशन अपन बना देते हैं, log 10 इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n एंड log ऑफ 16। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं अपन, इन दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि k कैंसिल हो जाए और एक अपने पास जो अननोन है 1/n यानी कि n की वैल्यू आ जाए। तो अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, log 10
माइनस log 4, k और k तो कट ही गया है, ठीक है, 1/n कॉमन ले लेते हैं, log 16 माइनस log 10, 1/n अपन को कैलकुलेट करना है तो डिवाइड कर देते हैं, तो 1/n हो जाएगा log 10 1, log 4 0.6, log 16 अपने पास बन जाएगा कितना 1.2 और log 10 अपने पास बन जाएगा 1, ये आ जाएगा 0.4 और 0.2, दैट इज 1/n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है, यहां से 2 आ गई है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे सवाल पढ़ते हैं, पूछा क्या गया है देखते हैं जरा। At this temperature, the concentration of adsorbed phenol from 20 milligram per gram aqueous solution of phenol will be। अपन को यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, concentration of adsorbed phenol, ठीक है, तो let concentration of adsorbed phenol, इसको अपन x मान लेते हैं और वापस से उसी इक्वेशन में एक बार पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log ऑफ, इसके रेस्पेक्ट में कितना दिया गया था क्वेश्चन में, 20 दिया गया था, मान लेते हैं चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि अपन को यहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन क्या करते हैं, अब थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन अपन के पास कौन सी वाली थी, ये वाली थी log 4 वाली, ठीक है, तो अगर अपन 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बार इक्वेशन नंबर 1 क्या थी उसको अपन लिख लेते हैं, log 4 बराबर यहां पे अपने पास log k प्लस 1/n log ऑफ 10, ठीक है, log ऑफ 10, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। 3 को 1 से अपन को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 इक्वेशन दैट इज log x माइनस log 4 इज इक्वल्स टू k, और k कट गया है, 1/n कॉमन आ जाएगा जिसकी वैल्यू अपन को पता है 2 होगी, ठीक है, log 10, ठीक है, और अच्छा 3 में से 1 कर रहे हैं तो log 20, log 10 की जगह पहले क्या कर देंगे अपन, log 20 माइनस log 10, और 1/n की वैल्यू अपन क्या पुट कर देंगे, यहां पे 1/n की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे 2, केवल x के लिए सॉल्व करना है, मेरे ख्याल से बहुत इजी हो जाएगा। यहां पे log x माइनस log 4 इज इक्वल्स टू 2 log 20 माइनस log 10, log 20 माइनस log 10 अपने पास क्या बन जाएगा, log 2, तो ये बेसिकली अपने पास बन जाएगा 2 log 2, ठीक है, और log x माइनस log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 0.6, और ये भी अपने पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू log 2 दैट इज 0.6, तो x की वैल्यू log x क्या हो जाएगा, दैट इज 1.2, और 1.2 को अगर मैं log के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली 16 आ जाएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 16। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर अ रिएक्शन A plus R giving product, the rate of this reaction is measured to be K concentration of A into concentration of R, मतलब दोनों के रेस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं ऑर्डर क्या है 1। At the start of the reaction, the concentration of R, that is R naught, is 10 times the concentration of A, that is A naught. Okay, हमने R बहुत ज़्यादा ले लिया है और 10 टाइम ज़्यादा लिया हुआ है A के रेस्पेक्ट में, ठीक है। The reaction can be considered to be a pseudo first order reaction with the assumption that rate constant K into R is K dash, which is a new constant. तो इन्होंने क्या कहा है कि हमारा R इतना ज़्यादा है कि फाइनली ये pseudo first order बन गया। तो pseudo first order बन गया मतलब R भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहा थ्रू आउट द रिएक्शन, बहुत ज़्यादा खर्च हो ही नहीं पाया, इतना सारा था, तो K into R को उन्होंने एक नया रेट कांस्टेंट बना दिया K डैश, इसलिए अब हमारे पास रेट ही केवल ए पे डिपेंड करेगी, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ड्यू टू दिस अजम्पशन द रिलेटिव एरर इन परसेंटेज इन द रेट व्हेन दिस रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इज व्हाट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, A प्लस R लिखता हूं प्रोडक्ट्स, और T इज इक्वल टू 0 पे
मेरे पास क्या है, ये ए नॉट, और ये है मेरे पास 10 ए नॉट, ठीक है। 40% कंप्लीशन, तो मैं क्या कर रहा हूं, आफ्टर 40% कंप्लीशन, आफ्टर 40% कंप्लीशन ये हो जाएगा मेरे पास 0.6 ए नॉट, ये हो जाएगा 9.6 ए नॉट। रेट क्या होगी इसको देख लेते हैं। रेट हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स 0.6 ए नॉट, और ये हो जाएगा 9.6 ए नॉट। तो फाइनली आ जाएगा मेरे पास के इंटू ए नॉट का स्क्वायर इंटू 0.6 इंटू 9.6। तो ये तो हमें बिना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर वगैरह माने रेट मिल गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरह से रेट निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब मुझे ये पता है अगर ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। सपोज वाला रेट अगर मैंने माना आर है तो इस बार वाला रेट मानता हूं आर डैश, ये आ जाएगा मेरे पास के डैश इंटू ए, ठीक है। तो आफ्टर 40% कंप्लीशन, आफ्टर 40% कंप्लीशन देख लेते हैं। तो एक एक करते हैं इसमें। अगर आफ्टर 40% कंप्लीशन होगा तो ए मेरा हो जाएगा 0.6 ए नॉट। एक एक करके बात भी कर लेते हैं इसकी। के डैश इज इक्वल टू के टाइम्स आर, और ये हम ऑलमोस्ट सेम ही मान रहे हैं तो ये आ जाएगा के 10 ए नॉट। आफ्टर 40% कंप्लीशन ये हो जाएगा रेट आर डैश इज इक्वल टू के डैश 0.6 ए नॉट, ठीक है। और ये के डैश की जगह लिख देंगे हम के 10 ए नॉट इंटू 0.6 ए नॉट। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, के ए नॉट का स्क्वायर 10 0.6। तो ये आर डैश है, ठीक है, और ये हमारा आर है। फर्क केवल 9.6 और 10 का है, बाकी सब सेम है। इसने क्या पूछा, ड्यू टू दिस assumption द रिलेटिव एरर इन परसेंटेज इन द रेट व्हेन दिस रिएक्शन इज 40% कंप्लीट। तो रिलेटिव एरर अगर हम निकालेंगे, रिलेटिव एरर, तो रेट हमारी कहाँ ज़्यादा आ रही है, स्यूडो मानते हुए ज़्यादा आ रही है। तो ये हो जाएगा आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा आर यानी आर डैश माइनस आर मेरा कितना आ जाएगा, तो बहुत सिंपल है। अगर हमने के ए नॉट स्क्वायर और 0.6 को कॉमन ले लिया तो 10 माइनस 9.6 आ जाएगा 0.4। तो सीधी सीधी आएगा मेरे पास के ए नॉट स्क्वायर 0.6, ये कॉमन हो गया। आर डैश में आ गया 10 और आर में आ गया 9.6, और ए आर क्या है मेरा, के ए नॉट स्क्वायर 0.6 और 9.6, और ये आ गया 100। तो ये सारे कैंसिल, ये आ गया 0.4, ये हो गया 9.6। तो 4/96, 1/24। तो ठीक है, मेरे पास आ गया ये 100/24%। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 25/6, 6 4 24, 4 1 6 40, 6 6 37। ये ऐसे ही चलता जाएगा। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें आंसर्स निकालने हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 4.17%। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है बच्चों, आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 300 केल्विन एक आइडियल सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन है ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल एक्सर्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ हाइट, ठीक है, डेंसिटी दी गई है, H दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल इज 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सारा खेल यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का दिखाई दे रहा है। मोलर मास आपसे पूछा गया है, वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस अपन को यहाँ पे सारा खेल किसका है, यूनिट कन्वर्जन का है। तो सबसे पहले अपन के पास यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता क्या है, बेसिकली पाई इज इक्वल्स टू CRT।
अब पाए अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो अगर पाए की अगर प्रेशर की अपन बात करेंगे तो वो क्या होता है, रो जी एच होता है। यहाँ पे रो अपने पास डेंसिटी दी गई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सबको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 1000। ठीक है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, सबको मीटर में ले रहे हैं अपन। ग्रेविटी जी कितना दिया गया है अपने को, यहाँ पे देखो मीटर ही दिया गया है, और हाइट कितनी दी गई है अपने को, हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻² मीटर। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये गया, ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास पाया आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर क्यूब। बेसिकली ये अपने पास यूनिट आ गया यहाँ पे पाई का। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पाई इज इक्वल्स टू CRT, दैट इज 200 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपन को निकालनी है, मोलर मास निकालना है, दैट इज मोलैरिटी की अगर मैं बात करूंगा तो मास अपॉन मोलर मास, डेसीमीटर क्यूब है उसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, क्योंकि सारा खेल मीटर के अंदर चल रहा है। तो यहां पे 2 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 8.3, और टेम्परेचर भी कितना दिया गया है अपने को, 300 केल्विन। ठीक है भैया, केवल एक एक्स सॉल्व करना है, एक बार जरा देख लेते हैं। 2 × 10⁻³ × 8.3 × 300 डिवाइडेड बाय 200, ये गया, ये गया, ये गया, ये सॉल्व हुआ। ठीक है, ये गया 8 3 24, 249 आ गया, तो 24900 यहाँ पे अपने पास आ रहा है। लेकिन आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁴ में करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2.49 × 10⁻⁴ ग्राम पर मोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2.49। आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2.49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आ गया है क्या, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फ्यूल्ड बाय द कंबशन ऑफ ब्यूटेन एट 1 bar and 298 Kelvin, its cell potential is this, F is the Faraday constant, द वैल्यू ऑफ x पूछा गया है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन अपन को यहाँ पे क्या दी गई है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है। इसको यूज करते हुए अपन को सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कंबशन ऑफ ब्यूटेन कर लेते हैं। कंबशन ऑफ ब्यूटेन अपने पास आ जाएगा यहाँ पे क्या, कंबशन ऑफ ब्यूटेन अपने पास क्या आ जाएगा, C4H10 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस H2O। इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस जब करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे आ गया 13/2। अब यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन तो दी गई है, अपन रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो यहां पे अपने पास डेल्टा आर G0 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपने पास है यहाँ पे 4, CO2 की वैल्यू दी गई है -394 किलो जूल में दी गई है, प्लस 5 H2O की वैल्यू कितनी दी गई है, -237 किलो जूल में। माइनस रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं अपन, तो -18। जब अपन यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 2743 किलो जूल पर मोल। ये किसकी वैल्यू आ रही है, डेल्टा आर G0 की वैल्यू आ रही है। अब अपन इसको इक्वेट कर लेते हैं NF से, NF ऑफ E0 सेल से। तो माइनस NF ऑफ E0 इज इक्वल्स टू व्हाट, -2743 किलो जूल में दिया गया है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पे n की वैल्यू क्या रखी जाएगी, तो अगर अपन एक ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं तो वो 0 से -2 जा रहा है, तो यहां पे अपने पास 13 ऑक्सीजन एटम है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। तो n की जगह अपन 26 लिख देते हैं, f को f रख देते हैं, E0 इज इक्वल टू 2743 × 10⁻³
इसको डिवाइड कर देते हैं तो ई नॉट अपने पास आ जाएगा 2743 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 26 इंटू एफ। और अपन को एफ को तो छेड़ना ही नहीं है, 10 की पावर 3 को छेड़ना ही नहीं है, केवल इसको डिवाइड करना है। और जब अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं तो अपने पास आ रहा है 105.5 डिवाइडेड बाय f इंटू 10 की पावर 3। तो अपनी जो यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 105.5। The next question is the sum of the spin only magnetic moment values of Mn Br whole 6 पूरे आपके पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे चार्ज -3 एंड Mn Cn whole 6 पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज -3। आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं Mn Br whole 6 और इस पे चार्ज 3-। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो मैंगनीज जो है ये +3 के अंदर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, आर्गन 3d4। और यहाँ पर जो Br- है आपके पास ये क्या है, दिस इज वीक फील्ड लिगेंड। और अगर सर यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड है, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो मीन्स यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो अगर मेरे पास एक सेट T2G है, एक EG सेट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो 1 2 3 एंड 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 देखने को मिलेंगे। तो मेरे पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √n इंटू n+2 यूनिट होती है आपके पास Bm, दैट इज बोर मैग्नेटोन। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो दिस इज √4 इंटू 4+2 दैट इज √24। और √24 की जो आपके पास वैल्यू आएगी दिस इज 4.89, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दूसरी स्पीसीज की तो दैट इज Mn Cn होल 6 और पूरे पे चार्ज क्या है, -3। तो यहां पर जो मेरे पास Mn+3 है ये क्या हो जाएगा सर, अगेन कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा। तो सर आर्गन 3d4। और अब जो मेरे पास Cn- है दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहां पर पेयरिंग हो जाएगा। अगर पेयरिंग हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देखने को मिलेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में देखने को मिलेंगे, T2G में ही देखने को मिलेंगे। तो जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो आपके पास जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ तो ये आपको देखने को मिलता है दैट इज √8। और √8 की जो आपके पास वैल्यू होती है दिस इज वॉट 2.82। क्या आएगा वैल्यू, दिस इज 2.82। अब आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपसे बोला गया है इसका सम, इन दोनों वैल्यूज का सम। तो भैया सम कर दीजिए। एक जनरल आपको यहाँ पर मैथ्स लगाना है, 4.89 एंड 2.82। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज 7.71। तो इसके अप्रोक्स आपके पास आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा जे एडवांस पेपर 2 का केमिस्ट्री वाले पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ेंगे। अ लीनियर ऑक्टासैकेराइड, लीनियर वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ है इसमें राज की बात। अ लीनियर ऑक्टासैकेराइड मॉलिक्यूलर मास 1024 ग्राम पर मोल ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 3 मोनोसैकेराइड्स, राइबोज, 2 deoxyribose and glucose. The amount of 2 deoxyribose formed is 58.26% weight by weight of the total amount of the monosaccharides produced in the hydrolyzed products. The number of ribose units present in one molecule of octasaccharide is, ये पूछा है, molecular mass in grams per mole for ribose is 150, 2 deoxyribose is 134 and glucose is 180. Atomic masses दिए हाइड्रोक्सी। देखिए लीनियर ऑक्टासैकेराइड है, ऑक्टासैकेराइड मतलब 8 शुगर्स 8 मोनोसैकेराइड्स देगा ऑन हाइड्रोलिसिस। तो 8 टुकड़ों में तोड़ना है इसको हमें, कैसे, हाइड्रोलिसिस करके। एक बड़ा मॉलिक्यूल 8 टुकड़ों में तोड़ा जाएगा तो कितनी जगह इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, 1 2 3 7 जगह कट्स लगेंगे तब फाइनली जाके 8 टुकड़ों में आ जाएगा। यानी ये अगर 8 मोनोसैकेराइड्स देगा, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देगा तो इस ऑक्टासैकेराइड्स की 7 डिफरेंट पोजीशन पर हाइड्रोलिसिस होगी। वो कैसे होगी इसको समझते हैं। सपोज ये मेरा लंबा चौड़ा ऑक्टासैकेराइड है, भाई बहुत बड़ा है यार, इतना आसान थोड़ी है। ये सपोज एक जगह कट ये मारा, एक जगह कट ये मारा, 7 कट मारने भाई, ठीक है, गिनते रहना, गिनती नहीं भूलनी है।
क्या है सच में गिनती में पूरा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, अरे 7 तक था भाई, गलत कर दिया। चलो इसको हटा देते हैं। हो गए 7 कट्स। अब 7 कट्स हो गए और मैंने क्या किया, सपोज इसका मैंने 1 मोल लिया। 1 मोल अगर मैं इसका लूंगा तो ये ऑक्टेसैकेराइड का मास क्या है? 1024 ग्राम्स। 7 वाटर लिए, इसका मास क्या हो जाएगा? 18 इंटू 7, 126 ग्राम्स। अब मुझे देगा ये 8 मॉलिक्यूल्स। 8 मॉलिक्यूल्स में क्या क्या है हमारे? कुछ तो हो सकते हैं राइबोज, कुछ हो सकते हैं 2-डीऑक्सीराइबोज, और कुछ हो सकते हैं हमारे ग्लूकोज। ठीक है, अगर मैं कहूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन दोनों का मास मिला के 1150 ग्राम्स है, तो इन सबका भी मास मेरा टोटल कितना आ जाएगा? 1150 ग्राम्स। एक और बात क्या बोली है? द अमाउंट ऑफ 2-डीऑक्सीराइबोज फॉर्म्ड इज 58.26% weight by weight of the total amount of the monosaccharides produced in the hydrolyzed products। तो जो 1150 ग्राम्स टोटल हमारा बना है, किसका? जो भी मोनोसैकेराइड्स बने हैं उसका 58.26% वेट बाय वेट तो 2-डीऑक्सीराइबोज, मतलब 2-डीऑक्सीराइबोज का मास आ जाएगा मेरे पास। तो मैं कह सकता हूं मास ऑफ 2-डीऑक्सीराइबोज कितना आ जाएगा मेरे पास? 58.26 इंटू 1150/100। इसको देखते हैं कितना आएगा ये। ठीक है, 5 से जाएगा 5 2 जा 3 जा 2 2 2 जा 2 9 जा 29.13 इंटू 23। ये तो करनी पड़ेगी भाई कैलकुलेशन, कुछ नहीं तरीका है इसका। सिक्स 9.99 670 ग्राम्स हो गई। ठीक है, ये आ गया हमारा 670 ग्राम्स। अब आप ही बताइए 1150 में से 670 ग्राम ये है। ठीक है भाई, आ जाओ भी कौन कौन थे सभी लोग, सबको देख लेते हैं। 2-डीऑक्सीराइबोज, सॉरी, प्लस ग्लूकोज, इसमें सारे मिलके थे 1150। उसमें 670 ग्राम्स मेरा 2-डीऑक्सीराइबोज है और इसका मॉलिक्यूलर मास है 134। तो मैं कह सकता हूँ ये 134 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने मोल्स बन गया? ये 5 मोल्स बन गया। ठीक है, तो 5 मोल्स तो मेरा यही बन गया, 5 मोल्स, यानी कि ये दोनों मिला के 3 मोल्स होने चाहिए। और मास हमें कितना अलाउड है अब? 480 ग्राम्स टोटल मास है, उसमें इनके 3 मोल्स हैं। अगर मैं इनके मॉलिक्यूलर मासेस देखूं, राइबोज का 150, ग्लूकोज का 180, भाई साहब ये 150 वाले हैं और ये 180 वाले हैं। कितना कितना लिया जाए जिससे इनके मिलाकर टोटल 3 ही मोल हो और मास हो जाए 480। अब तो ये कुछ बहुत बड़ा प्रश्न तो रह नहीं गया। इसके 2 मोल ले लेता हूं, इसका 1 मोल ले लेता हूं, ये हो जाएगा 180 ग्राम, ये हो जाएगा 300 ग्राम, फाइनली ये दोनों मिलकर 480 ग्राम बना देंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो राइबोज बना मेरा 2 मोल्स, 2-डीऑक्सीराइबोज मिला मेरा 5 मोल्स, ग्लूकोज बना मेरा 1 मोल। इस तरह से 8 मोल्स बन गए मोनोसैकेराइड्स के विद 1 मोल ऑफ लीनियर ऑक्टासैकेराइड। तो पूछा क्या है इसने? द नंबर ऑफ राइबोज यूनिट्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। तो भैया 2 यूनिट्स तो प्रेजेंट है, तभी 1 मोल से 2 मोल राइबोज बन रहा है। बहुत अच्छा आंसर है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन।
तो इसके साथ हम केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस यहाँ पे खत्म कर रहे हैं अपने पेपर 2 के। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करने में मजा आया होगा। ऐसे ही जेई प्रिपरेशन की सारी बातों के लिए हमें यहीं रहना है। कहाँ पे? बार बार यहीं आना है। कहाँ पे? LNJ यूट्यूब चैनल पे।